Hello friends, so in this video we will be solving MCQs of UGC नेट एग्जाम में जो लॉ पेपर है उसका पेपर 2 वी विल बी सॉल्विंग। सो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और पेपर 1 इज कॉमन जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और ये सब चीजें होती है, मैथ्स, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग पेपर 2 वी विल बी सॉल्विंग। लास्ट वीडियो में भी हमने पेपर 2 सॉल्व किया था ऑफ 2024 पेपर। इस वीडियो में हम लोग उसी को एक्सटेंड करेंगे। So last video में we solved 20 MCQs. In this video we will be solving 15 MCQs. All right. So let's start. So MCQ number first. Which of the following does not truly describe the nature of administrative law? तो administrative law पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर नहीं बता रहा है। So the main thrust of administrative law is on the study of procedure by which official action is reached. ये बात सही है, statement is right. Administrative law deals with relationship of individual with organized power. ये भी बात सही है. Administrative law does not include a control mechanism against arbitrariness. तो ये बात तो गलत है क्योंकि arbitrary action के against एक control mechanism administrative law deal करता है. So this statement is wrong. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सेल्डम एड्रेसेस रिकंसिलिएशन ऑफ पावर विथ लिबर्टी। तो ऐसा नहीं है, सेल्डम मतलब कभी कभी, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑलवेज एड्रेसेस रिकंसिलिएशन ऑफ पावर विथ लिबर्टी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रूली डिस्क्राइब? तो आंसर विल बी सी एंड डी। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, ये मैच द फॉलोइंग है। इसमें अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं तो आपको इसके सारे सब नोट्स मिल जाएंगे, हमारा जो पेड वर्जन है। तो आप ये देखिए जिनीवा 1, देखिए सारे जो कन्वेंशंस हैं ये आपका वॉर क्राइम से रिलेटेड है। सो जिनीवा 1 इज एक्चुअली फॉर वुंडेड एंड सिक इन आर्म्ड फोर्स इन द फील्ड। तो 1 था कि जो भी वुंडेड और सिक है, जो कोई भी अगर आर्म्ड पर्सनल उसको उसकी हालत खराब हो चुकी है, वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो उस पे फिर अटैक नहीं करना। ठीक है। फिर जिनेवा 2 इसी चीज को सी के लिए ले आया कि आर्म्ड फोर्स का कोई पर्सन हो जो सी पे हो। पहला वाला जिनेवा 1 वाज ऑन फील्ड, जिनेवा 2 वाज एट सी। इसमें आर्म्ड फोर्सेस या कोई शिप रेक्ड हो, है ना, in that case also. Then Geneva 3 was treatment for prisoners of war. अगर दो देश फाइट कर रहे हैं और एक की आर्मी को दूसरे देश ने कैप्चर कर लिया तो क्या ट्रीटमेंट देना है। ठीक है। जिनेवा 4 was प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस इन वॉर टाइम। अगर किसी देश ने दूसरे देश को कब्जा कर ही लिया तो सिविलियंस प्रोटेक्शन होना चाहिए, सिविलियंस को टॉर्चर या मारना नहीं है। ठीक है। तो ये आपके ये एकदम सेम बेसिस पर है, सारे सामने सामने ही दिए हुए हैं। सो ए का 1 हो जाएगा, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। सो ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। ऑलराइट, इसके आपको पेड वर्जन मिल जाएंगे। अगर आप हमारा पेड कोर्सेस लेते हैं तो इन सबके आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस लगाने हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस क्रोनोलॉजी में ये सब दिया हुआ है। तो इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे स्पेसिफिक वाले, जैसे पिछले जिनेवा वाले में। तो अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं, इट इज ओनली ऑफ ₹999, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। और आपको कांटेक्ट करना है 8750121938 पर। तो आपको ₹999 में दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स मिल जाएंगे। इसमें आपकी जो प्रिपरेशन है दैट विल बिकम इजी। ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू में आ जाते हैं। इसमें क्या है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस रिलेटेड टू वॉइड एग्रीमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला बात तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये तो याद होना चाहिए, सेक्शन 25। उसके बाद एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, सेक्शन 26। उसके बाद एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड है, सेक्शन 27, देन सेक्शन 28 एंड देन सेक्शन 29। सो आंसर विल बी DACBE. So option 1 will be the right answer. Then the functions of National Commission for Minorities is provided for under which section? तो जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट के तहत नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनी है,
तो इसका फंक्शन किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो इस एक्ट में देखिए सेक्शन 3 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? कि क्या-क्या लोग इसके मेंबर बनेंगे एंड सेक्शन 9 में दिया हुआ है फंक्शंस। ऑलराइट, so section 9 will be the right answer. Alright. Which of the following are consumer protection redressal agencies? ठीक है, तो देखिए इसमें तीन ही टाइप के मेन है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, ठीक है, तो पहला फोरम है। फिर स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, तो इसके बाद क्या है? कमीशन। फिर नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, ये सब है कमीशन। तो इनमें से कोई भी कमिटी नहीं है, तो कमिटी वाला तो ऑप्शन रॉन्ग ही हो गया। तो बच रहा है फोरम, कमीशन, कमीशन, ए, बी एंड ई। सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ विच बुक ऑफ जॉन रॉल वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1971? बहुत फेमस बुक है ये जॉन रॉल की। बुक का नाम है द थियरी ऑफ जस्टिस। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। Which of the following is true in respect to WTO? तो WTO के रिगार्डिंग क्या सही है? तो WTO is headquartered in the Hague, तो ये बात तो गलत है। हेग में ये हेडक्वार्टर्ड नहीं है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ऑलराइट, देन देयर हैव बीन 9 राउंड्स, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। देयर हैव बीन 9 राउंड्स ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन सिंस सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड, ये तो बात सही है, इतना आपको पता होना चाहिए। 9 राउंड अब तक हो चुके हैं ट्रेड नेगोशिएशन के। द दोहा राउंड इज द लेटेस्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर WTO मेंबर्स, ये भी बात सही है। तो ये भी बात सही है, 9 राउंड हो चुके हैं, ये भी बात सही है। दोहा राउंड लेटेस्ट है 2000 से प्रेजेंट तक, 2000 से प्रेजेंट। इस दोहा राउंड में डिस्कस मेनली होता है ट्रेड बैरियर्स, ये आपको न्यूज वगैरह में भी मिल जाएगा। ट्रेड बैरियर्स का रिडक्शन, ठीक है, कैसे इसको रिड्यूस करना है। WTO हैज 154 members, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। So answer will be which of the following is true? So B and C is right answer. All right, so B and C will be the right answer. Now arrange the following grounds in chronological order where a Hindu wife is entitled to claim maintenance while living separately from her husband. तो देखिए इसमें क्या है ना, even if she lives separately she can claim maintenance अगर husband is guilty of, ये सारे ही वैसे ग्राउंड है, बट आपको इसमें जो सेक्शन में दिया हुआ है ना उसके हिसाब से क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से सबसे पहला तो डेजर्टेशन का ग्राउंड है। फिर सेकेंड ग्राउंड है इफ ही हैज बीन लिविंग विथ अनदर वाइफ, ठीक है, और इफ ही इज हैविंग एनी अदर वाइफ, देन इफ ही कीप्स अ कॉन्कुबाइन, देन फोर्थ में ये आएगा इफ ही सीजेस टू बी हिंदू, एंड देन फिफ्थ में ये आ जाएगा। सो आंसर विल बी ए बी डी, ए बी डी सी ई। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। The jurisprudence of the International Court of Justice is based upon which principle? तो देखो इट इज बेस्ड अपॉन इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें जुरिस्डिक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, जब दोनों कंट्रीज वॉलंटरली कंसेंट करती हैं कि दे वांट टू गो टू ICJ। सो आंसर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसुअल बेसिस। In which of the following cases were victims or wife of bigamous marriages allowed to get maintenance under section 125 of CRPC? तो देखिए जो सेकेंड मैरिज होती है, अगर आपकी फर्स्ट वाइफ है, देन दैट मैरिज इज वॉइड। बट तो इफ दैट मैरिज इज वॉइड, तब उसमें सेक्शन 125 में वर्ड वाइफ दिया हुआ है, तो वो तो वाइफ में आएंगे नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गॉडसे में कि अगर फर्स्ट मैरिज के बारे में सेकंड मैरिज की वाइफ को पता ही नहीं था कि इसकी फर्स्ट मैरिज हो चुकी है, देन इवन दैट वाइफ इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। तो ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। शायरा बानो इज रिगार्डिंग ट्रिपल तलाक। ऑलराइट, एंड सरोज रानी इज रिगार्डिंग सेक्शन 9 कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, इसका तो आंसर ऑप्शन 3 है। Which of the following can be considered as the first kind
in India involving issues related to environment and ecological balance. Ecological balance की बात हुई है, environment और डेवलपमेंट के बीच के कन्फ्लिक्ट पे शार्प फोकस किया गया। तो देखिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केस इसमें है ये रूरल लिटिगेशन केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दिस वाज रिगार्डिंग द इलीगल लाइमस्टोन क्वेरिंग, माइनिंग जो था ना लाइमस्टोन के लिए, तो बहुत नुकसान इन्वायरमेंट को पहुंच रहा था, तो उस पे कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी थी। देन MCQ 33rd, arrange the following provisions of trademark एक्ट 1999 इन इट्स करेक्ट ऑर्डर। देखिए इसकी भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब ट्रेडमार्क एक्ट आप कितना पढ़ोगे, बट जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसके स्पेसिफिक सेक्शंस के जो आपको थोड़ा सा ऑर्डर में देख लेना है, इसके वी कैन गिव यू नोट्स। तो ये आपको थोड़ा नोट्स जो पेड वर्जन में है वो आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो पहला इसमें देखिए सबसे पहला तो एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद रिलेटिव ग्राउंड्स के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज, then withdrawal of acceptance, then opposition to registration। तो इसमें D और A तो आप पहले ही मान के चलिए, D A E B C, option 2 will be the right answer। What is the effect of acceptance of an offer in the context of formation of contract? तो ऑफर जब एक्सेप्ट हो गया तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड ओनली आफ्टर द ऑफर इज एक्सेप्टेड। सो वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट इज लाइक अ मैचस्टिक टू अ गन पाउडर। अब आप बैक नहीं हो सकते, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। देन MCQ नंबर 35, अरेंज द फॉलोइंग ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, सॉरी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किसमें? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब मुस्लिम मैरिज एक्ट में जो डिसोल्यूशन के क्या क्या ग्राउंड्स दिए हुए हैं उसके आपके नोट्स मिल जाएंगे। इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना। तो सबसे पहला तो उसमें है डेजर्टेशन का, कि अगर हस्बैंड ने 4 साल तक छोड़ दिया हो, तो डेजर्टेशन का तो पॉइंट इसमें है नहीं। उसके बाद है मेंटेनेंस का, अगर उसने मेंटेनेंस प्रोवाइड ना किया तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद हस्बैंड या तो इम्पोर्टेंट हो, सेकंड पॉइंट ये हो गया। ये क्रोनोलॉजिकल वाइज में सारी ही ग्राउंड है, बट कौन सा ग्राउंड पहले आता है? तो पहले डिसर्टेशन आता है जो इसमें दिया नहीं, फिर मेंटेनेंस, फिर इम्पोर्टेंसी, फिर इंसेन हो, फिर हस्बैंड अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, ये लास्ट में है। फिर हस्बैंड एसोसिएट्स विद अ वुमन ऑफ एविल रिप्यूट, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो आंसर विल बी बी ACBED। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। सो विद दिस हमारा 15 MCQs हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग मोर MCQs ऑफ 2024 पेपर ऑफ लॉ पेपर 2। ऑलराइट, अगर आपको हमारा पेड कोर्स चाहिए इट इज ओनली ऑफ ₹999, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नोट्स मिलेंगे। एंड यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन 8750121938। ऑलराइट, सो थैंक यू ऑल। विद दिस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग मोर MCQs। इफ अभी हमारा नेट का एग्जाम जून में है, तो तब तक अगर हम लोग MCQ सॉल्व कर लेते हैं और सारे वीडियोस को आप देखोगे, देन वो प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो जाएगा। बाकी आप पेड वर्जन लेके जो जितने नोट्स हैं एग्जाम स्पेसिफिक, दैट आल्सो यू कैन स्टडी। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।